गाइज वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आपने पहले भी पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ने वाले हैं आज रूल ऑफ लॉ को। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है रूल ऑफ लॉ, अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊँ तो रूल ऑफ लॉ कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो या फिर कोई कंपनी हो या फिर कोई पर्सन हो, लिविंग और आर्टिफिशियल, सब लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। लॉ से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा लॉ है, सबसे ऊपर लॉ है, बाकी सब लॉ के नीचे हैं। ठीक है, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट इसका यही है। ये क्या देखो फर्स्ट पॉइंट में भी कह रहा है रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। किसी भी मैन का किसी भी मैन का वो नहीं चलेगा, रूल नहीं चलेगा। रूल किसका चलेगा? लॉ का रूल चलेगा बेसिकली। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ये फ्रेंच वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। आप यहीं से पढ़कर और अपने अकॉर्डिंग स्पेलिंग याद करके लिखाना। ठीक है, मैं गलत प्रोनाउंस करना नहीं चाह रहा, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ। गवर्नमेंट जो होगी लॉ का सब्जेक्ट होगी, रादर देन लॉ शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। लॉ गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट लॉ का सब्जेक्ट होगा। जो भी गवर्नमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, लॉ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तभी तो रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल तभी तो इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ना ये ड्यूटी होती है सिटीजन्स की। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूल ऑफ लॉ हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये जो भी वर्क होगा ना उस गवर्नमेंट में, जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी वो हमें ऑर्डर्स देंगे या फिर जो भी वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, वो जो होगा लॉ के अकॉर्डिंग करेगा। कोई भी आर्बिट्ररी एक्शंस नहीं होंगे उसमें। आर्बिट्ररी एक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए रूल ऑफ लॉ वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि हर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रीन का मेन इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी फ्रीडम और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। तो रूल ऑफ लॉ उसमें यही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, बेसिकली कई सारे जूरिस्ट ने इसके ओरिजिन में हेल्प किया है, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो और सीरो सीरो सीरोस। ठीक है, बट हम कहीं जो वर्ड मेन रूल ऑफ लॉ का जो वर्ड है वो कहाँ से आया? एडवर्ड कोक। एडवर्ड कोक को हम मेन इम्पॉर्टेंट कहेंगे इसमें रूल ऑफ लॉ में। ठीक है, एडवर्ड कुक द वन जिसने हमें द वर्ड रूल ऑफ लॉ दिया। ठीक है, बट इन्होंने इसको डेवलप नहीं किया। डेवलप की अगर हम बात करें डेवलपमेंट की मॉडर्न साइंस में, तो प्रोफेसर एल्बर्ट वेन डाइसी जो थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी इवेलुएट किया और बहुत ही अच्छे से समझाया अपनी बुक में। उस बुक का नाम था द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो डाइसी का कॉन्सेप्ट था वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट होगी, उसमें उसकी जो पावर्स होंगी, उसकी जो फंक्शंस होंगे, उसकी जो ड्यूटीज़ होंगी या फिर उसकी अथॉरिटीज़ होंगी, है ना, वो कैसे होंगी? वो अकॉर्डिंग विद द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगी, किसी और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। केवल लॉ, जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ जो कह रहा है गवर्नमेंट उस हिसाब से वर्क करेगी, तभी तो रूल ऑफ लॉ होगा। लॉ रूल कर रहा है लोगों पे या फिर गवर्नमेंट पे, सब लॉ की आंख में सेम है। ठीक है, तो डाइसी के अकॉर्डिंग 3 पिलर्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के, रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर्स हैं जो वर्क करेंगे। तो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? देखो, बेकार ड्राइंग है बट जैसे कि ये एक हट है, इसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सेकंड पिलर क्या कह रहा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और थर्ड पिलर क्या कह रहा है? प्योर डायमेंशन ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट पिलर जो है डाइसी का, वो कह रहा है जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी या फिर जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वर्क करेंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगी। ठीक है, तब लॉ सुप्रीम होगा, बाकी सब लॉ के नीचे होंगे। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, सब लॉ के अंडर काम करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। लॉ के अलावा कोई वर्क नहीं करता या फिर लॉ के अगेंस्ट जाके कोई वर्क नहीं करता। ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, जो भी हमारा लॉ बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा, जो भी हम काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी सिटीजन्स को अपने ओन फेथ पर पनिश नहीं कर सकती, वो कोई भी इस्टेब्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ही उसे पनिश करेगी। ठीक है,
अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे डाइसी के कॉन्सेप्ट का, जो कि क्या कह रहा है, कोई भी स्पेशल लॉज, ठीक है, या फिर स्पेशल कोड्स, हम कुछ स्पेशल लोगों के लिए कुछ स्पेशल लॉज या स्पेशल कोड्स बना देते हैं। देखो इसमें ना कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जैसे सोसाइटी क्या है, स्टेबल नहीं है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, ठीक है, कोई बहुत नीचे है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो जो नीचे वाले लोग हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो लॉस बनते हैं, है ना, तभी कोटा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। बट जो सेम कैटेगरी के हैं, है ना, उनके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। तो सबके लिए सब लॉ की आँख में इक्वल है, कोई भी अपोजिट नहीं है लॉ की आँख में, सब इक्वल हैं, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और जो भी पर्सन्स होंगे सब एडजुडिकेट किए जाएंगे, सब लॉ के आँख में सेम नापे जाएंगे और सेम उनसे ट्रीट किया जाएगा, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। थर्ड पिलर क्या कह रहा है, बेसिकली ये क्या कह रहा है, प्रो डायमेंशन ऑफ लीगल स्पिरिट। एक लीगल स्पिरिट होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि जैसे कि हमारा कोर्ट सिस्टम है ना, सबको कोर्ट्स पे विश्वास है ना, हम कोर्ट पे जस्टिस मांगने जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी यही कह रहा है कि कोई भी इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो एक लीगल स्पिरिट को बना के रखे, और वो हमें कहाँ मिलेगी, कोर्ट्स में मिलेगी। जैसे किसी के साथ कोई भी गलत होता है वो कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें न्याय वहीं मिलना है ना। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्री डायमेंशन ऑफ लीगल स्पिरिट में, ठीक है। अगर हमारी जुडिशरी इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो उसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ है वो कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो डाइसीज रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन अडॉप्टेड इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डाइसी का कॉन्सेप्ट है ना, 3 पिलर वाला, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। कैसे अडॉप्ट किया गया है, हमारा प्रीएम्बल का जो आइडियल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से आइडियल्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे जो आइडियल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही दिए हुए हैं, जो हमें रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट करने का आइडिया देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पार्ट थर्ड की, पार्ट थर्ड बेसिकली हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमारे बेसिकली हर फंडामेंटल राइट्स रूल ऑफ लॉ के, क्योंकि भाई इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सिटीजन के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल राइट्स रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। पर मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स लिखे हुए हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आर्टिकल 13 है, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया कि स्टेट कोई भी ऐसे लॉज ही नहीं बनाएगी जो कि आर्बिट्रेरी हैं या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, या फिर कोई भी अगर ऐसे लॉ एग्जिस्ट करता है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और आर्टिकल 14 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बात ही किसकी करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। डाइसी का कॉन्सेप्ट भी था इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 एक मोस्ट मेजर रोल प्ले करता है रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर किसी के किसी राइट का वायलेशन हुआ है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, तो लॉ की आंख में सब इक्वल है, तो वो रिट्स पिटिशंस यूज़ करके कहाँ जा सकता है, हमारे हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और रिट पिटिशन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 केसेस दे रहा हूँ, आप कहीं भी लिखाइए रूल ऑफ लॉ में, ये आपको मतलब ब्रह्मास्त्र जैसे हैं, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्हें खूब पढ़ा होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ब्रह्मास्त्र थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र हैं, और रूल ऑफ लॉ में तो बहुत उभर के आप लिख सकते हैं ना। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। आर्टिकल 14 मैंने बताया इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमारा बात करता है, ठीक है। तो स्ट्रिक आउट आर्बिटरीनेस, स्टेट की आर्बिटरीनेस को हटा, इस मेनका गांधी के केस में ये हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की आर्बिटरीनेस को हटाने के लिए और फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए एक हमारा गोल्डन ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21 को स्टैब्लिश किया था, जो जिसने हमारे फंडामेंटल राइट्स का वैल्यू एक्सपेंड कर दिया था, ठीक है। तो सेम केशवानंद भारती में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है,
ठीक है। इसमें बात हुई थी कि हमारे जो हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ भी अमेंड कर सकती हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती हैं, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, जो कि हमारी रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है या फिर इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है सिटीजन्स के। ठीक है, वो बेसिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसे अमेंड नहीं कर सकते। तो आई थिंक मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस दिए इस वीडियो में। आप ज़रूर इन केसेस को लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे फॉर श्योर। और हमने लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है रूल ऑफ लॉ की वो डिस्कस कर ली। हमने 3 पिलर्स, डाइसी के जो कॉन्सेप्ट थे 3 पिलर्स, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। और हमने डिस्कस कर लिया ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट इज़ नाउ फॉर दिस वीडियो। आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के किस टॉपिक को कितना ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और हाँ, चलो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, टेक रेस्ट, टाटा।